हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन और ये 2024 का सीएपीएफ का सेकंड पेपर का एनालिसिस है। आपके पॉपुलर डिमांड पे ये हमने किया नहीं था, ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। जरा से ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या कैसे हैंडल करना चाहिए इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है, री राइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये तो इजी था। रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, लेट द डोर बी शट। अब ये इसको चेंज द वॉइस, तो पहले पहले तो पहचानना ये पड़ेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। ये तो पैसिव वॉइस में है, तो एक्टिव में बनाना पड़ेगा। तो लेट द डोर बी शट, ये तो इंपेरेटिव है, और लेट के साथ है तो फिर लेट के साथ ही हम बना देंगे। ठीक है, बना देंगे शट द डोर, लेट द डोर बी शट। शट द डोर एक ऐसा हो सकता है, एक और भी हो सकता है, लेट समवन शट द डोर, लेट समबडी शट द डोर, ऐसा भी हो सकता है। दो तरीका है सर। शुड से भी तो हो सकता है, शुड वाला मत लिखना, शुड वाला गलत होता है एक्चुअली। ठीक है, कहीं कहीं पर मन मान लेते हैं, लेकिन शुड वाला लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, वो बता नहीं रहा हूँ यहाँ पर मैं। लेकिन शुड जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का बन जाएगा, इंपेरेटिव का नहीं बनेगा। इसीलिए डोंट राइट द शुड वाला। तो लेट समबडी शट द डोर, दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। मीनिंग नहीं बदलना है, ठीक है। रीराइट द सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ही सेड टू मी, इसको तो कर लेंगे, ठीक है, कॉमा लिख देंगे, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन सर बाहर में जब पास्ट टेंस होता है, देखना आंसर, देखना तीन आंसर लिखा हुआ है, तीनों आंसर सही हो सकते हैं। तीनों आंसर में कुछ भी लिख सकता हूँ। ही सेड टू मी आई हैव नॉट गॉन देयर, इसका अगर इंडायरेक्ट करोगे तो यही आएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप पैसिव करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, करना ही पड़ता है बाहर में पास्ट टेंस होने पर। ही सेड टू मी आई डिड नॉट गो देयर, बाहर में पास्ट टेंस डबल कोट्स के अंदर पास्ट टेंस हो तो उसका भी तो परफेक्ट ही बनता है, ठीक है। इससे भी लिख सकता हूँ, ही सेड टू मी आई हैड नॉट गॉन देयर, डबल कोट्स के अंदर पास्ट परफेक्ट हो, बाहर में पास्ट टेंस हो तो चेंज नहीं होता, तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो तीन तरीके से इसको लिख सकता हूँ, कोई भी अगर आप लिखोगे तो सही है। याद रखना, डायरेक्ट स्पीच की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात बता रहा हूँ। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और और रिपोर्टेड वर्ब जो है, मतलब डबल कोट्स के अंदर में, अगर तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो किस में चेंज करेगा, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट किस में चेंज करेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, इसीलिए तीन तीन बन गया, ठीक है। कोई भी कुछ भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वन, अब इस सेंटेंस में आ जाओ, ये क्या कह रहा है, ही हैड नॉट रेड द बुक, ही हैड नॉट सीन इट ईदर। इसमें लिखना है नीदर नॉर से। अब नीदर नॉर से लिखते समय एक चीज ध्यान रखना है, चूंकि को रिलेटिव कंजंक्शन है, इसीलिए नीदर के बाद अगर नाउन रखोगे तो नॉर के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए। नीदर के बाद एडजेक्टिव रखोगे तो नॉर के बाद एडजेक्टिव चाहिए। नीदर के बाद वर्ब तो नॉर के बाद वर्ब, चूंकि को रिलेटिव कंजंक्शन है। या तो वो करना है, या तो इसको हम इन्वर्जन करके भी लिख सकते हैं। देखो, ही हैड नीदर रेड द बुक नॉर सीन इट। नीदर को आपने यहां क्यों रखा सर, नीदर के बाद रीड, नॉर के बाद सी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। नहीं तो नीदर नॉर से इन्वर्जन कर सकता हूँ, नीदर को पहले लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब्स। तो नीदर हैड ही सीन द बुक नॉट सीन इट। हाँ, सॉरी, इसमें रेड होना चाहिए, नीदर हैड ही रेड द बुक नॉर सीन इट। तो दोनों तरीके से इसको ये, ही डैश इट फॉर द लास्ट 2 days। जैसे ही फॉर द लास्ट 2 days आता है, जैसे ही हमारे पास एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आता है, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, तुमको एडवर्ब अगर दिखाने लगता है तो जो टेंस चाहिए वो परफेक्ट टेंस चाहिए। याद रखना, जब भी कोई फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, इसमें जैसे फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से, 2 दिन का वो अंतराल है, तो फिक्स्ड पीरियड अगर हो तो हमें परफेक्ट टेंस चाहिए। तो डू क्या लिखना चाहिए, पिछले 2 दिनों से करता आ रहा है। ओके, सो ही हैज बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 2 days, ही हैज बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से वो करता आ रहा है। ही इज डूइंग इट नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स्ड पीरियड है, फिक्स्ड पीरियड के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लिखना है। नेक्स्ट वन है, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, चेंज इट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बिना मीनिंग चेंज किए हुए तुमको बताना है कि हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट।
तो क्या बोलना है बहुत। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है जिसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग वगैरह आता है, तो बहुत ईजी है। लिखो, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। बस, वो अपने भाई के जैसे इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब कि उसका भाई इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हो गया, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए याद रखना, नो, नॉट, नीदर, नेवर, ऐसे शब्द होने चाहिए और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे आई एम टीचिंग का नेगेटिव सेंटेंस आई एम नॉट टीचिंग नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग नेगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन आई एम टीचिंग का नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मीनिंग बदल गया। मेरे को, मैं नेगेटिव भी लिखूंगा तो मीनिंग सेम आना चाहिए। ठीक है। तो जैसे आई एम टीचिंग, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट लर्निंग, आई एम नॉट लर्निंग, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो आई एम नॉट लर्निंग अगर लिख दूंगा तो नॉट टीचिंग बन जाएगा। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, प्रतिज्ञा बैच हमारा ज्वाइन कर लेना। अगर पूरा ग्रामर सीखना है तो बोलते हो सर पूरा ग्रामर हमको सिखा दो सर, तो हमारा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर लो, डाउनलोड करो हमारा ऐप। नाउ ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक है, पेड़ के छाए में बैठा है। पेड़ के छाए में बैठा है बोलते हो ना हिंदी में, कि पेड़ के छाए के अंदर बैठा है, बोलते हो में बैठा है, तो इन लिखो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश लिखते समय अंडर क्यों लिखते हो, पता नहीं। इन द शेड, बिवेयर, यू कांट सिट अंडर द शेड। कभी छाए के अंदर तो नहीं बैठ सकता, छाए में बैठ सकता हूँ, छाए के नीचे कैसे बैठ सकता हूँ। ठीक है, जमीन कोड़ना पड़ेगा उसके लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट वन, री, ही इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन डिफीट हिज एनिमीज, कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग इनफ। ठीक है, ही इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन डिफीट हिज एनिमीज, कैसे लिखना पड़ेगा, वो इतना इतना स्ट्रांग है कि भाई वो आराम से अपना इसको डिफीट कर लेगा, तो कैसे लिखेंगे, ही इज स्ट्रांग इनफ टू बीट हिज एनिमीज। याद रखना, स्ट्रांग के बाद इनफ लिखना है। ही इज स्ट्रांग इनफ टू बीट हिज एनिमीज। इनफ वर्ड को यूज करने का तरीका है कैसे। अगर इनफ स्ट्रांग लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव होगा तो इनफ को बाद में लिखना है, तो लिखना है हमको स्ट्रांग इनफ। मतलब ये कह रहा हूं, इनफ प्लस एडजेक्टिव लिखना चाहिए, एडजेक्टिव प्लस इनफ लिखना चाहिए, और इनफ प्लस नाउन लिखना चाहिए। बस इतना याद रखना। नाउन के पहले लिखना है तो नाउन के साथ लिखना है तो इनफ को पहले लिखना है, एडजेक्टिव के साथ इनफ को लिखना है तो बाद में लिखना है। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इसलिए उसके बाद लिखा है। तो ये स्ट्रॉन्ग इनफ टू बीट हिज एनिमीज, तो उसी को लिखा है, इनफ प्लस स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव के बाद लिखना है, नाउन के पहले लिखना है। एडजेक्टिव प्लस इनफ इज, द कैट जंप्ड डैश द फेंस। वो तो उसके ऊपर उछल के पार किया होगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, ओवर। द कैट जंप्ड ओवर द फेंस, बहुत ईजी। ठीक है, किसी को क्रॉस करके जाना तो ओवर लिखते हैं। देन ही गेव अ मॉडेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब। ही गेव अ मॉडेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन, तो ये यहां पर मैं एडजेक्टिव के रूप में यूज किया हुआ है, इसको एडवर्ब बना दो। ठीक है, तो बहुत आसान है, ही आंसर्ड मॉडेस्टली, हो गया। टू द क्वेश्चन, उसको भी पूरा कर दो, क्वेश्चन को अधूरा मत लिखना। तो ही आंसर्ड मॉडेस्टली टू द क्वेश्चन, ही आंसर टू द क्वेश्चन मॉडेस्टली, दोनों कर सकते हैं, मॉडेस्टली यहां रखो या मॉडेस्टली को पीछे रखो ना। इसको देखो, इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज्ड टू ईट विद चॉपस्टिक्स, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब दिक्कत क्या है, आपको इस यूज टू वाला आपको ये याद रखना चाहिए, रूल याद रखना है। यूज टू अकेले आता है, इसके पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद वी वन लिखता है। यूज टू के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या और कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद वी वन लिखता है। लेकिन अगर यूज टू के पहले भी अगर कोई वर्ब है, अगर इसके पहले भी कोई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या कोई वर्ब है, तो यूज टू के बाद दो चीजें लिख सकते हो, नाउन लिख सकते हो प्योरली, या जेरेंड लिख सकते हो, जेरेंड मतलब आईएनजी लिख सकते हो। ठीक है, तो सर इसके पास तो टू गेट यहां तो वर्ब है, यूज टू के पहले वर्ब है, तो ईट क्या हो जाएगा, ईटिंग। तो क्या करना पड़ेगा, गेट यूज टू ईटिंग विथ चॉपस्टिक्स। ठीक है, यहाँ देखो लिख देता हूँ, सेंटेंस लिख देता हूँ, देखो, इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज टू ईटिंग विद चॉपस्टिक्स। ईटिंग को मैंने बीच में रखा है कोट्स में, ताकि तुम समझ में आए तुमको। तो याद रखना, जैसे ही यूज टू लिव इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ देखना यूज टू के बाद वी वन लिखा है, लेकिन अगर
मैं यूज टू के पहले कुछ लिखता हूं तो देखो कैसे वर्ब लिख देता हूं, तो आई एम यूज टू लिविंग इन दिल्ली। मैं तो दिल्ली में रहने का आदी हो गया हूँ। आई एम यूज टू लिविंग इन दिल्ली, याद रखना। यूज टू के पहले अगर कोई वर्ब आएगा तो उसके बाद आईएनजी लिखना है। ना, इन सब सारे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को बाहर लाना है, लेकिन याद रखना इन सब सारे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग एक से ज्यादा हो सकता है। किसी भी मीनिंग में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आता है मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग भी आता है, किसी भी मीनिंग में सेंटेंस लिख दो। ब्रिंग आउट, पहला मीनिंग तो हो सकता है मेक समथिंग मोर एविडेंट या क्लियर, किसी को और ज्यादा क्या बोलता है, साफ तरीके से बताना। तो विनोद सर ब्रिंग्स आउट, मैंने घमंड अपना दिखा लिया। विनोद सर ब्रिंग्स आउट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड मेक्स देम इजी टू अंडरस्टैंड। ब्रिंग्स आउट का मतलब है कि ज्यादा आसान कर देता है। ठीक है, सच है या नहीं, घमंड करने में क्या जाता है। नेक्स्ट वन, फिर ब्रिंग आउट का मतलब एक होता है पब्लिश करना, किताब वगैरह निकलती है तभी वो ब्रिंग आउट ही बोलते हैं। आवर स्कूल ब्रिंग्स आउट एनुअल मैगजीन्स इन जनवरी एवरी ईयर। हर एक जनवरी में हमारा स्कूल स्कूल मैगजीन पब्लिश होता है, बाहर आता है। नेक्स्ट है गिव वे। गिव वे का मतलब है एक तो टूट जाना, वेट के बोझ के तले टूट जाना, बोझ के तले टूट जाना उसको बोलते हैं गिव वे। सो द ओल्ड ब्रिज गिव वे व्हेन इट गॉट क्राउडेड, टूट गया भीड़ के चलते ओल्ड ब्रिज टूट गया। फिर गिव वे टू यील्ड या रेलेंट, मान लेना भी होता है। बहुत ज्यादा किसी पे प्रेशर डालते हो तो वो मान जाता है, पसीज जाता है। ठीक है, एन ऑफिसर नेवर गिव्स वे टू बैटलफील्ड प्रेशर, कोई ऑफिसर फिर बैटलफील्ड के प्रेशर में, उसके प्रेशर में पसीजता नहीं है। हाँ, फिर गिव वे का और एक मीनिंग है गेट रिप्लेस्ड बाय, किसी दूसरे चीज के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाए। हिस गे एंगर गेव वे टू अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। ठीक है, गेव वे उसके जगह पे लाफ्टर आ गया। तो तीन तीन मीनिंग हो सकता है, कोई भी मीनिंग याद है उसी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है लुक इनटू का मतलब है चेक करना या इंस्पेक्ट करना। द मैनेजर प्रॉमिस दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर ऑफ रॉन्ग डेबिट इन माय अकाउंट। मैनेजर ने प्रॉमिस किया कि मैं मुद्दे पे जरूर जांच करूंगा। ठीक है, गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब है ठीक अच्छा से चल लेना, दोस्ताना तरीके से चल लेना। टू बी फ्रेंडली विद, माई सिस्टर एंड आई गेट अलोंग वेरी वेल, हम दोनों बहुत अच्छा से निभाते हैं, मैंने अपनी अपनी दोस्ती अपना रिलेशन बहुत अच्छा से निभाते हैं। ठीक है, अच्छा, माई सिस्टर एंड आई क्यों, मी क्यों नहीं, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है और अभी हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, वर्ब के पहले लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट लिख रहे हैं। नेक्स्ट वन है ब्रिंग अबाउट। अब देखो ये फर्क है, ये ब्रिंग आउट है, ये ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब नतीजा, कॉन्सिक्वेंस लाना, किसी में कोई परिणाम लाना। तो ब्रिंग अबाउट रिजल्ट है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड डाइट ब्रिंग अबाउट रोबस्ट हेल्थ, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड डाइट ब्रिंग अबाउट रोबस्ट हेल्थ। अब ये बोलो कि सर ब्रिंग्स अबाउट क्यों नहीं, क्योंकि दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा हूँ, एंड से जोड़े हो तो प्लूरल वर्ब चाहिए। सेंटेंस लिखते समय बहुत ध्यान से, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट छोड़ना मत। इस सेंटेंस को करेक्शन करना है। ठीक है, सेंटेंस को करेक्शन करना है तो याद रखना, सेंटेंस करेक्शन की जब बात करता है तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस गलत ही हो। ठीक है, अच्छा सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम, ही वॉकड 1.5 आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी लिखते हैं तो फॉर 1.5 आवर्स लिखते हैं, प्रिपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं। ये तुम्हारा एडवर्ब है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इडियोमेटिक और ज्यादा अच्छा होता है जब इसको मैं प्रिपोजिशनल फ्रेज बना के एडवर्ब बनाओ। तो प्रिपोजिशनल फ्रेज बनाओ तो फॉर लिख दो तो ये काम हो जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा एक सेंटेंस बन सकता है, वही लिखना ही चाहिए। ही वॉकड फॉर एन आवर एंड हाफ, द बेस्ट सेंटेंस, ही वॉकड फॉर एन आवर एंड हाफ। 1.5 आवर्स नहीं लिखते, फॉर एन आवर एंड हाफ ऐसे लिखते हैं। तो इसके चलते ये सेंटेंस सही भी होता तो ही वॉकड एन आवर एंड हाफ ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन एन आवर एंड हाफ लिखूंगा तो फॉर लिखने की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए ये बेस्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को भी रखना है तो फॉर लिख दो, तब भी सेंटेंस काम कर जाएगा। ही फॉर 1.5 आवर्स, एक्सेप्टेबल। ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वारल्स, फिर एक बार देखो, ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वारल्स, इसमें कोई चेंज है नहीं है, सेंटेंस तो एकदम ऐसे ही ठीक है। जरा से बेहतर कर सकते हो,
ठीक है, अगर ये चाहते हो तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर दिया, ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वारल्स। पूरा इसके बदले में एक वर्ड है ना, बेलिजरेंट, लड़ाई के लिए तैयार होना हमेशा। ठीक है, हमेशा तैयार होना। तो इसी को बोलते हैं अब सुनो, अच्छी सेंटेंस क्या होती है सुन लेना पहले, उससे तुमको समझ में आएगा। व्हाट इज अ गुड सेंटेंस? एग्जामिनर को क्या चाहिए? क्यों आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं, मतलब अच्छी लैंग्वेज लिख सकते हो कि नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश, अच्छा लैंग्वेज लिख सकते हो कि नहीं। सबसे पहला है सेंटेंस लॉजिकल है कि नहीं, सेंटेंस का लॉजिक सही होना चाहिए। सुनना, आई कैन सी विथ माई लेग्स, आई कैन सी विथ माई लेग्स या ईयर्स, मैं कानों से देख सकता हूं। सेंटेंस बकवास है सर, ग्रामर तो सही है। ग्रामर में कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो आपके लॉजिक में है। इसीलिए लॉजिक्स चेक करो पहले, सेंटेंस का मीनिंग समझो, उसके बाद ग्रामर को ठीक करो। लॉजिक ठीक होगा तब ग्रामर ठीक होगा। उसके बाद कोशिश करना है सेंटेंस जितनी छोटी हो उतनी अच्छी, जितने कम शब्दों में सेंटेंस लिखा जाए उतना अच्छा। तो ये तीन पैरामीटर में देखूंगी, इस तीन पैरामीटर में देखूंगा तो ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है सर, ही इज बेलिजरेंट। या हिंट्स, ही टेंड्स टू गेट इनटू क्वारल्स क्विकली, लेकिन जब ये लिखना ही है तो ये सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वारल्स, बस इसी को रहने दे। इसमें देखो, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स, इसमें क्या है प्रॉब्लम है? सर सबसे पहले तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जानना पड़ेगा, है कि नहीं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जैसे आई ब्रोक, मैं फुल स्टॉप लिख नहीं पाऊंगा, जबकि सेंटेंस तो ठीक है, सेंटेंस में जो चाहिए वो तो लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, टेंस लिख दिया, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। आई ब्रोक बोलूंगा तो क्या ब्रेक किया, ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो आई ब्रोक द ग्लास। और जब ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा जाता है, ना कि कोई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता, मतलब वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ना कि कोई प्रीपोजिशन लिखा जा सकता है। ठीक है सर, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? कुछ मत करो, जो भी एक्शन वर्ब दिख जाए उसके बाद सोचो, अगर फुल स्टॉप रखोगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगी नहीं। जैसे आई हैव ऑर्डर्ड, फुल स्टॉप लगा दूं? बोले नहीं सर, खत्म नहीं हो रहा सेंटेंस, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं प्रीपोजिशन नहीं लिखूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई हैव ऑर्डर्ड डिनर। डिनर का प्लूरल डिनर ही होता है, डिनर्स नहीं होता। डिनर्स अगर लिखेंगे तो अलग अलग दिन के खाने, अगर उस सेंस में लिखेंगे तो डिनर खाने के हिसाब से लिख रहा हो, मील के हिसाब से लिख रहा हो, तब तो ये तो मील के हिसाब से ही लिख रहा है, तो आई हैव ऑर्डर्ड डिनर। पार्टी के हिसाब से लिखूंगा, हर एक दिन के रात के खाने के तरह लिखूंगा तो डिनर हो सकता। ओके, सो आई हैव ऑर्डर्ड डिनर। ओके, ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो और एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो जहां गलती करते ही करते हैं, शी डिस्कस्ड, फुल स्टॉप लगा दूं? नहीं लगा पाओगे, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। तो डिस्कस्ड अबाउट द मैटर या डिस्कस्ड द मैटर? बोलोगे सर अबाउट तो लिखना नहीं पड़ेगा फिर। हाँ, डिस्कस द मैटर सही तो है। डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, अबाउट नहीं लिख सकता पाऊंगा। आ ही तो गया, सेकंड ही तो आ गया। लेट अस डिस्कस अबाउट योर प्रॉब्लम, मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि सेम क्वेश्चन है। लेट अस डिस्कस अबाउट योर प्रॉब्लम से अगेन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांजिटिव है, अबाउट हटाना पड़ेगा बस। लेट अस डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। ओके, ये बहुत इजी सेंटेंस है सर। जब भी वन से सेंटेंस शुरू होता है और मीनिंग एनी बडी का आता है, कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदे के हिसाब से अगर सेंस आए, वन लिखा हुआ हो, एक का सेंस ना दे, यहाँ एक का सेंस नहीं है। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज, यहाँ मतलब है कुछ किसी को भी, कोई भी, तो कोई भी एनी बॉडी के जैसे कोई भी इतना ज्यादा केयरफुल तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा तो केयरफुल नहीं हो सकता। तो एनी बॉडी के सेंस में अगर सेंटेंस को वन से शुरू कर दिया तुमने, वन से सेंटेंस को शुरू कर दिया तो वन वन ही लिखते जाना पड़ेगा। तो यहां पर में ये गलत है, व्हाट वन सेज लिखना है बस। ओके, तुम बोलेगा टू केयरफुल टू लिखना पड़ेगा सर, नहीं, मीनिंग अलग है, सेंटेंस का मीनिंग है। कोई इतना ज्यादा भी केयरफुल नहीं हो सकता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा केयरफुल नहीं हो सकता मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी बिना बे, बे, बिना मतलब की बातें में निकल जाती है मुझसे। तो वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वन सेज। बाकी सब सेंटेंस है सिर्फ, बाकी सब सेंटेंस सही है, सिर्फ वन
लिखना है। वन के नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। वन से शुरू किया हुआ सेंटेंस वन में ही कंटिन्यू कर दो, ठीक है। दैट इज ऑल। डाउनलोड अवर ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और आपको प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना है, जरूर ज्वाइन कर सकते हो। डाउट्स कुछ भी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।